वीर सावरकर का प्रारंभिक जीवन व शिक्षा दीक्षा। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक जिले के भागुर ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था और उनकी माताजी का नाम राधाबाई था। वीर सावरकर एक देशभक्त क्रांतिकारी थे और वह हिंदुत्व के हिमायती थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से पूरी की थी। वीर सावरकर के दो भाई थे, जिनमें एक का नाम गणेश सावरकर और दूसरे का नाम नारायण सावरकर था। वह जब केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजे की महामारी के कारण उनकी मां का देहांत हो गया और उसके करीब 7 वर्ष बाद वर्ष 1899 में प्लेग महामारी के चलते उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के बाद परिवार चलाने का कार्यभार बड़े भाई गणेश सावरकर ने संभाल लिया था। 1901 में वीर सावरकर का विवाह यमुना बाई से हुआ। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों का नाम प्रभाकर और विश्वास था, जबकि पुत्री का नाम प्रभा चिपलूणकर था। यमुनाबाई के पिताजी ने वीर सावरकर की काफी आर्थिक मदद की और उनकी उच्च शिक्षा का खर्च भी वहन किया। वीर सावरकर की विश्वविद्यालय की पढ़ाई का भार उनके ससुर ने उठाया था। उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त की थी। वर्ष 1909 में वीर सावरकर ने लंदन जाकर वकालत की डिग्री हासिल की। मित्र मेला 1897 की गर्मियों में महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ था, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत ध्यान नहीं दे रही थी। इस बात से क्षुब्ध होकर दामोदर चापेकर ने ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी, जिसके कारण उन्हें मौत की सजा दे दी गई। इस घटना के बाद सावरकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ाने के लिए मित्र मेला का गठन किया। अभिनव भारत संगठन। फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने छात्रों को एकत्रित किया और स्वतंत्रता सेनानियों की फौज खड़ी करने के लिए वर्ष 1904 में अभिनव भारत संगठन की स्थापना की। इस दौरान सावरकर ने कानून, इतिहास और दर्शन शास्त्र से संबंधित कई किताबें पढ़ी और व्यायामशालाओं में जाकर प्रशिक्षण भी लिया। इन्हीं दिनों वे लोकमान्य तिलक से भारत की आज़ादी के लिए विचार विमर्श भी किया करते थे। वर्ष 1905 बंगाल के विभाजन के विरोध में उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। वर्षों बाद महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी आंदोलन में ऐसा ही किया था। इस घटना से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन नाराज हो गया और सावरकर को डिसमिस कर दिया गया, पर बाकी छात्रों के दबाव और तिलक की अनुरोध पर उन्हें एग्जाम देने दिया गया और वे अच्छे नंबरों से पास हुए। लंदन प्रवास। ग्रेजुएशन करने के बाद तिलक जी के अनुमोदन पर उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्कॉलरशिप प्रदान की गई और वे बार एट लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन रवाना हो गए। भारत में मौजूद ब्रिटिश अधिकारियों ने लंदन में इन पर विशेष नजर रखने की सूचना भेजी। लंदन में वे इंडिया हाउस में रहने लगे। वहां उनकी मुलाकात लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा आदि छात्रों से हुई। सावरकर ने सभी को अभिनव भारत से जोड़ दिया। अपने लंदन प्रवास के दौरान ही वर्ष 1908 में सावरकर ने एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे जब्त कर लिया और किताब पब्लिश नहीं हो पाई। इन्हीं दिनों सावरकर ने हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे और माजिनी को भी पढ़ा ताकि वे अभिनव भारत का सिद्धांत गढ़ सके। बैरिस्टर की परीक्षा पास कर लेने के बावजूद वीर सावरकर ने ओथ लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार। विलियम हर्ट, कर्जन वायली और जैक्सन की हत्या। सावरकर के अनुयायी व परम मित्रों में से एक मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 के दिन विलियम हर्ट, कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। उस दिन कर्जन अपनी पत्नी के साथ इंडियन नेशनल एसोसिएशन द्वारा इंपीरियल इंस्टीट्यूट में आयोजित एक समारोह में आया हुआ था और जब वो हॉल से निकल रहा था
तभी ढींगरा ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गलती से करजन को बचाने के लिए बीच में आने वाले एक पारसी डॉक्टर को भी गोली लग गई और उसकी भी मौत हो गई। विलियम हर्ट करजन वायली की हत्या के जुर्म में मदनलाल ढींगरा को 13 मार्च 1910 को फांसी दे दी गई। सावरकर ने इसका विरोध किया और ढींगरा को गलत मानने वाले एक भारतीय दल के खिलाफ भी आवाज उठाई। इस घटना के बाद सावरकर ब्रिटिश अधिकारियों की नजर में चढ़ गए थे, इसलिए वे फौरन पेरिस चले गए, जहां पहले से ही अंग्रेजों द्वारा सताए गए उनके साथी हरदयाल और कृष्ण वर्मा ने शरण ली हुई थी। जब सावरकर पेरिस में थे तभी अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कनहारे ने जैक्सन नामक एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर दी। अंग्रेजों ने इन हत्यारों के पीछे सावरकर को दोषी माना और जब 13 मई 1910 को वे ब्रिटेन आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर की गिरफ्तारी और भागने का वीर सावरकर 13 मई 1910 के दिन पेरिस से लंदन आए और आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में बंद सावरकर ने जब सुना कि उन्हें जहाज द्वारा फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े शहर मोर्शॉय होते हुए भारत ले जाया जाएगा तो उन्होंने फौरन फरार होने का एक प्लान बना लिया। उनका सोचना था कि फ्रांस में शरण लेने से फ्रेंच सरकार उन्हें ब्रिटिश लॉ से बचा लेगी। जब उनका जहाज मोर्शॉय के तट पर पहुंचने वाला था तभी उन्होंने टॉयलेट जाने का बहाना किया और पोर्ट होल के स्क्रू खोलकर समुद्र में कूद गए और तैरते हुए तट के किनारे पहुंच गए, पर दुर्भाग्यवश फ्रेंच पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पुनः अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 50 साल की सजा। वीर सावरकर को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से ब्रिटिश सरकार ने एक नहीं दो आजीवन कारावास यानी 50 साल की सजा दी थी। इस प्रकार की सजा एक ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि इससे पहले कभी किसी व्यक्ति को दोहरे आजीवन कारावास की सजा नहीं सुनाई गई थी और सजा काटने के लिए जो जेल चुनी गई थी वो थी अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी में बनी हुई सेलुलर जेल। यह जेल काला पानी के नाम से कुख्यात थी। जब सावरकर को जेल लाया गया तब पहले से ही उनके कुछ साथी वहां मौजूद थे, जिनमें उनके बड़े भाई गणेश भी शामिल थे। जेल में मिली यातनाएं। सेलुलर जेल में रखे गए कैदियों से खूब काम कराया जाता था। उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। नारियल छीलकर उसका तेल निकालना, जंगलों से लकड़ियां काटना, तेल निकालने की चक्कियों में कोहलू के बैल की तरह मजदूरी करना और पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम जगहों पर हुक्म के मुताबिक काम करना, यह सब कठिन काम वीर सावरकर को सेलुलर जेल के अन्य कैदियों के साथ करने पड़ते थे। इसके अलावा छोटी छोटी गलतियों पर कैदियों की खूब पिटाई की जाती। काल कोठरी में कई दिन तक भूखे प्यासे रखा जाता था। जेल से रिहाई। वीर सावरकर 4 जुलाई 1911 से लेकर 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में रहे थे। 1920 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल ने सावरकर को रिहा किया जाने की बात उठाई, जिसे गांधी जी और नेहरू जी ने भी समर्थन दिया। सावरकर ने खुद भी कुछ दया याचिकाएं भेजी और परिणाम स्वरूप सावरकर को पहले सेलुलर जेल से पुणे की यरवड़ा जेल और फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र की रत्नागिरी जेल में भेज दिया गया। रत्नागिरी जेल में रहते हुए ही वीर सावरकर ने हिंदुत्व पर अपने विचार लिखे, जिसे उनके समर्थकों ने चोरी छिपे प्रकाशित व प्रचारित किया। इसके बाद 6 जनवरी 1924 को उन्हें जेल से इस शर्त के साथ रिहा कर दिया गया कि वे अगले 5 साल रत्नागिरी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। रिहाई के बाद रिहा होने के कुछ दिनों बाद सावरकर ने 23 जनवरी 1924 को रत्नागिरी हिंदू सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता को बचाना और सामाजिक कार्य। उन्होंने हिंदी भाषा को देश भर में आम भाषा के रूप में अपनाने का जोर दिया और हिंदू धर्म में व्याप्त जाति भेद व छुआछूत को खत्म करने का आह्वान किया। इन सामाजिक कार्यों को करने के साथ साथ वे पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित हिंदू महासभा के सक्रिय सदस्य बन गए। 1937 में वीर सावरकर को हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुन लिया गया और वे 1943 तक इस पद पर बने रहे। उनकी अध्यक्षता में पार्टी ने हिंदू राष्ट्र व अखंड भारत की विचारधारा को बढ़ावा दिया। महासभा ने पाकिस्तान बनाए जाने का विरोध किया और महात्मा गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। महात्मा गांधी की हत्या। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। गोडसे हिंदू महासभा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य था। माना जाता है कि गांधी जी की हत्या से पहले गोडसे सावरकर से मिलने मुंबई भी गया। इन्हीं आधार पर सावरकर को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया,
पर आरोप साबित न हो पाने के कारण उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। मृत्यु। वीर सावरकर ने 82 वर्ष की आयु में 1 फरवरी 1966 को मृत्यु पर्यंत यानी जब तक मौत न हो जाए तब तक उपवास करने का प्रण लिया। जाहिर है कोई आम इंसान इस निर्णय पर टिका नहीं रह पाता, लेकिन एक सिद्ध योगी के समान सावरकर अपने प्रण पर टिके रहे और 26 फरवरी 1966 को यह लोग छोड़कर परलोक सिधार गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि वीर सावरकर का जीवन विवादों से घिरा रहा, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने हिंदुओं को संगठित करने और हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने का पूरा प्रयास किया। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वीर सावरकर ने एक सशक्त भारत का सपना देखा और उसे वास्तविकता बनाने के लिए जीवन पर्यंत जुटे रहे। आइए 28 मई को उनकी जयंती के अवसर पर हम उनके बलिदानों को याद करें और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय हिंद, जय भारत।